सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करूं? नमिता वो जरा पासबुक देना पीपीएफ के लिए। होम लोन के भी पेपर्स चाहिए मेरे को। मम्मी पापा के लिए इंश्योरेंस ली थी ना, उसके भी पेपर्स चाहिए मेरे को। लाना। आप भी इसकी तरफ परेशान रहेंगे अगर आप अपने आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं और अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स ना हो तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैंडी रखना अनिवार्य है जब भी आप अपने आईटीआर को फाइल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16। फॉर्म 16 या जिसे हम कहते हैं सैलरी सर्टिफिकेट। आज अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 ले सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का टीडीएस कट रहा है यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, अगर आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काट रहा है तो ये मैंडेटरी है कि आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 कलेक्ट करें। अगर इन केस आपका टीडीएस नहीं भी कट हो रहा है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आप टैक्स लिमिट के अंदर है, मे बी आपका जो ग्रॉस इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से अंदर है, आपको इस पे टैक्स नहीं भी भरना है, कोई भी टीडीएस नहीं भी कट रहा है, तब भी आप अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको फॉर्म 16 इशू करे। तो ये बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जब भी आप आईटीआर को फाइल करने जा रहे हैं तो क्योंकि हम अभी फॉर्म 16 की बात कर रहे हैं, लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन कौन से डिटेल्स इसमें आते हैं या फिर रजिस्टर्ड होते हैं। तो अगर इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें तो इसमें सबसे पहला कॉलम आ जाता है आपका ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के अंडर आता है आपका सैलरी एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 17(1), फिर आता है प्रॉफिट्स इन लियर ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17(3) एक्सेट्रा। तो जो भी आपका ग्रॉस सैलरी है वो फर्स्ट कॉलम है। इसके अलावा सेकेंड कॉलम में आपका ये दिखाता है कि कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं फ्रॉम योर कंपनी। आज अगर आप अपने सैलरी स्लिप को ध्यान से देखें तो बहुत से अलाउंसेस आपको मिलते हैं और सबसे बेसिक अलाउंस आपको मिलता होगा आपका एलटीए यानी कि लीव ट्रैवल अलाउंस, या फिर आपको मिलता होगा एचआरए यानी कि रेंट हाउस अलाउंस। ये तो बेसिक अलाउंसेस है जो कंपनीज देती ही हैं, वो आप चेक कर लीजिए अपने सैलरी स्लिप में। इसके अलावा जो दूसरा कॉलम है टॉक्स अबाउट द डिडक्शंस। डिडक्शंस बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी भी तरह का स्टैंडर्ड डिडक्शंस अवेल करना हो तो वो आपको मिलता होगा। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16(2). इसके अलावा टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अगर आप अपनी सैलरी स्लिप को ध्यान से देखें तो प्रोफेशनल टैक्स कटता है आपका, तो इसे ही हम कहते हैं टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। अगला कॉलम जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्म 16 में वो है इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज। तो अंडर हेड सैलरीज में जितने भी इनकम है आपका ग्रॉस टोटल इनकम वो इसके अंडर आ जाएगा, यानी कि यही है आपका सैलरी जो टैक्सेबल इनकम में आता है। इसके अलावा अगर इन केस आप दूसरे सोर्सेज से इनकम कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक हाउस प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी है, आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं, तो आपको ये इनकम भी अपने एम्प्लॉयर को बताना होगा। इन केस आपने बताया है तो इस फॉर्म में ये रजिस्टर हो जाएगा कि कौन से अलग सोर्स ऑफ इनकम आप कमा रहे हैं। तो ये वाला जो सैलरी है वो आएगा आपके ग्रॉस टोटल इनकम के कॉलम में। तो जो भी आपका टोटल इनकम है, चाहे ये आपके सैलरी का हो या फिर अगर दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम है, सारा सब कुछ मिला के आपके फॉर्म 16 में भर दिया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब भी आप आईटीआर को फाइल करने जा रहे हैं। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका भाई फॉर्म 26AS। नाम तो सुना ही होगा आपने। तो फॉर्म 26AS एक तरह का स्टेटमेंट है, हम ये कह सकते हैं, जहां पर ये दर्शाया जाता है कि कौन से कितने सारे टीडीएस आपके कट गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एम्प्लॉयर आपका किसी तरह का टीडीएस काटता है तो वो बताएगा। अगर आपने किसी बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, पोस्ट ऑफिस में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पर आपका टीडीएस कट रहा है तो ये दिखाएगा। या फिर तो ये होता है टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। इसके अलावा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज, या फिर अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स किया है, इन ऑल दिस केसेस फॉर्म 26AS में ये सारे डिटेल्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो इस फॉर्म में बेसिकली आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से प्रकार के टीडीएस आपके कटे हैं, कहाँ कहाँ कटे हैं एक्सेट्रा। तो ये माइन्यूट डिटेल्स आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगे। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब भी आप अपने आईटीआर को फाइल करने जा रहे हैं। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। अब जब भी हम इंटरेस्ट कहते हैं तो व्हाट पॉप्स इन योर माइंड? इंटरेस्ट जो आप कमा रहे हैं या फिर इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं? इस केस में आपको दोनों ही प्रकार का सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा। तो एक होता है जो इंटरेस्ट हम कमा रहे हैं, दूसरा सर्टिफिकेट है जो इंटरेस्ट हम भर रहे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एन एग्जांपल।
लेट्स टेक द फर्स्ट सिनेरियो जहाँ पे हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो आज मान लेते हैं किसी भी प्रकार का एफडी आप करा रहे हैं, आपका एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे एफडीज आपने कराए हैं, उस पर आप डिफरेंट इंटरेस्ट रेट कमा रहे हैं। दूसरा या हो सकता है कि आपने सेविंग्स अकाउंट है आपका और उस पर आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं, इट इज़ ऑल टैक्सेबल। जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं इन सारे ही इन्वेस्टमेंट पर, ये सारा ही टैक्सेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने 50,000 रुपये का एफडी कराया है और एक साल में आपको, मान लेते हैं अगर 7% का इंटरेस्ट हम पकड़े, तो एक साल में आप करीब करीब 3,500 रुपये का इंटरेस्ट कमाते हैं। तो क्या ये 3,500 रुपये आपके फॉर्म 26A में बताएगा, क्योंकि ये TDS है? मे भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये टैक्सेबल लिमिट के अंडर आता है। अब टैक्सेबल लिमिट होता है 40,000 का फॉर द नॉर्मल द जनरल पब्लिक एंड 50,000 फॉर द सीनियर सिटीजन्स। अब क्योंकि ये टैक्सेबल लिमिट के अंडर आता है, फिर भी आपको अपना टैक्स भरना पड़ेगा, इवन इफ द अमाउंट इज 3,500। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक साल में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है, कितना नहीं? इसी के लिए जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं इन बैंक्स और पोस्ट ऑफिस, आपको अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस पे जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ जाकर उनसे रिक्वेस्ट करना है कि वो आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इशू कर दे। तो उस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में आपको ये ध्यान से क्लियरली पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट आपने एक साल में कमाया है। अब बात करते हैं दूसरे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की, जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं। आज बहुत से लोग होम लोन लेते हैं और इस पर आप इंटरेस्ट भी भर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो इस इंटरेस्ट पेड पर भी सरकार आपको थोड़ी छूट देती है, थोड़ी डिडक्शंस देती है या नहीं? तो इसीलिए ये भी मैंडेटरी है, जब भी आप अपने ITR को फाइल कर रहे हैं, ये मैंडेटरी है कि जिस भी इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने होम लोन लिया है, फॉर एग्जाम्पल, उस होम लोन पे आज आपको पता होगा अंडर सेक्शन 24B 2 लाख तक के डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं, यानी कि एग्जेम्पशंस आप क्लेम कर सकते हैं। वहीं अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन पा सकते हैं। तो इसी एग्जेम्पशन और डिडक्शन को आपको ITR में भी शो करना है, क्योंकि जब आप अपने ग्रॉस सैलरी को शो कर रहे हैं, आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि इस ग्रॉस सैलरी में आप कितना अमाउंट एज इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एज प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, और उस पेमेंट पर आपको कितना डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिल रहा है। तो ये तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जहाँ पर आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, चाहे ये इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं या फिर ये इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स आप कब कमाते हैं? जब आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट मिलता है तब, करेक्ट? तब ये कैपिटल गेन्स क्या होता है? कैपिटल गेन्स बेसिकली ये होता है जब आप किसी भी तरह के एसेट को बेचते हैं या फिर खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर कहीं स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है, शेयर्स को आपने बेचा है, खरीदा है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन्स। जब भी आपको किसी तरह का प्रॉफिट होता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन्स। या फिर मान लेते हैं आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, वो उस फंड्स को आपने बेचा खरीदा है, तब भी आप प्रॉफिट कमाते हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर बेची है, और इस एसेट को बेचते हुए आपको मिला है प्रॉपर्टी डीड्स, सेल्स डीड्स, राइट? तो इन सारे प्रॉफिट्स को हम कहते हैं कैपिटल गेन्स। तो जब भी आप अपने ITR को फाइल कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी ये भी फाइल करना है कि कितना कैपिटल गेन आप कमाते हैं और कौन से सोर्सेज से आप ये कैपिटल गेन कमाते हैं। लेकिन हाँ, और एक बात, जब भी आप कैपिटल गेन कमाते हैं, स्पेशली शेयर से या फिर म्यूचुअल फंड से, आपको ये क्लियरली बाइफिकेट करना होगा, ये क्लियरली स्टेट करना होगा कि कितना प्रॉफिट आपने एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है और कितना आपने एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया है। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आपने आज होम लोन ले रखा है, तो आपको जब भी आप अपना ITR फाइल कर रहे हैं, तो ये मैंडेटरी है कि आप अपने होम लोन के स्टेटमेंट को भी सबमिट करें। होम लोन स्टेटमेंट बेसिकली ये डिटेल करता है कि आपने कितना पार्ट एज प्रिंसिपल पे किया है और कितना पार्ट आपने एज इंटरेस्ट पे किया है, ताकि अकॉर्डिंगली आपको अपने एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस दिखाने के या फिर शोकेस करने का मौका मिले। तो जब भी आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो होम लोन स्टेटमेंट भी ज़रूर फाइल कीजिएगा अगर आपने होम लोन ले रखा है तो। और ये होम लोन स्टेटमेंट आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, बैंक से, NBFC से, जहाँ से भी आपने ये लोन लिया है, वहाँ से क्लेम कर सकते हैं, वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको ये स्टेटमेंट इशू कर दे। अगला सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका इन्वेस्टमेंट प्रूफ। आज बहुत से लोग इस माइंडसेट से इन्वेस्ट करते हैं कि यार एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट से हमारा टैक्स तो बचेगा। वेल यस, अगर आपको अपने डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को क्लेम करना है, स्पेशली अंडर दी ओल्ड टैक्स रिजीम,
तो ये आपको शोकेस भी करना इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपने ITR को फाइल कर रहे हैं। और आज अगर आप इन सारे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं तो उसका रिसिप्ट आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस भर रहे हैं तो उसका रिसिप्ट आप भर सकते हैं। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पासबुक आप सबमिट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट का रिसिप्ट सबमिट कर सकते हैं। होम लोन रीपेमेंट का रिसिप्ट आप सबमिट कर सकते हैं। या फिर अगर आज किसी भी तरह का डोनेशन आप पे करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर आप डोनेशन देते हैं तो उसका रिसिप्ट आप सबमिट कर सकते हैं। ट्यूशन फीस जो आप भर रहे हैं अपने बच्चे के लिए उसका आप रिसिप्ट भर सकते हैं। या फिर म्यूचुअल फंड कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। अगर आपने किसी तरह का एजुकेशन लोन लिया है अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए और उस लोन का रीपेमेंट आप कर रहे हैं तो उस सर्टिफिकेट को भी आप सबमिट कर सकते हैं। ऐसे करके बहुत से इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं आज तो उन सब का रिसिप्ट आप वहाँ पे भर सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपनी ITR को फाइल करें ज़रूर ध्यान में ये रखिएगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ को भी सबमिट करें। वैसे तो बहुत से एम्प्लॉयज़ आज ऐसे हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ को अपने एम्प्लॉयर को ही सबमिट कर देते हैं ताकि उनका ज़्यादा TDS ना कटे। और ये सारे इन्वेस्टमेंट प्रूफ मैं आपको बता दूँ फॉर्म 16B में जाता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। जी हाँ, अब आप ये सुन के सोच रहे होंगे कि यार ये तो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है जो हमें सबमिट करना है। जी हाँ, अब 1 अप्रैल 2019 से IT डिपार्टमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जब भी आप अपने ITR को ऑनलाइन भर रहे हैं तो मैंडेटरी है कि आप अपने आधार नंबर को भी डालें। तो बस ये थे कुछ ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैंडी रखना बहुत ही लाभदायक हो सकता है एंड हेल्पफुल हो सकता है जब भी आप अपने ITR को फाइल करने जा रहे हैं। रिमेंबर, ये तो कुछ ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो मैंडेटरी आपको सबमिट करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे ज़्यादा भी और नॉलेज है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं कि और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइल करने के टाइम, ITR फाइल करने के टाइम पे ज़रूरी भरना होगा। तो डू कमेंट एंड लेट अस नो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।